हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे, मैं उनसे मिलने उनके पास चला जाऊंगा। एक उफनती नदी कभी नहीं आएगी मेरे घर, नदी जैसे लोगों से मिलने नदी के किनारे जाऊंगा। कुछ तैरूंगा और कुछ डूब जाऊंगा। पहाड़, टीले, चट्टाने, तालाब, असंख्य पेड़, खेत कभी नहीं आएंगे मेरे घर। खेत खलिहानों जैसे लोगों से मिलने गांव गांव, जंगल जंगल, गलियां गलियां जाऊंगा। जो लगातार काम में लगे हैं, मैं फुर्सत से नहीं, उनसे एक जरूरी काम की तरह मिलता रहूंगा। इसे मैं अकेली आखिरी इच्छा की तरह सबसे पहली इच्छा रखना चाहूंगा। जिस महान महनीय व्यक्ति की इन पंक्तियों को मैंने अभी पढ़ा, और अगर मैं कहूं कि पिछले कुछ दशकों में हिंदी साहित्य के सबसे सशक्त हस्ताक्षरों में से एक आदरणीय विनोद कुमार शुक्ला जी से बेहतर कुछ विषयों को व्यक्त करने वाला कवि मैंने नहीं देखा था। कल तारीख थी 23 दिसंबर और कल उन्होंने इस धरती से अलविदा ली। बड़ी बात यह कि जाते जाते भी वो लेखन का कार्य कर रहे थे, और ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि एक व्यक्ति जिसने साहित्य के इस मकाम को छुआ, वो व्यक्ति जिसे एक लंबे समय तक उसका ड्यू नहीं मिला, और फिर जब ड्यू मिला तो ऐसा कि पूरा भारत आंखों में आंसू लेके सामने खड़ा था। आज हम बहुत विस्तार से नहीं, क्योंकि विस्तार से कोई सीमा नहीं रहेगी शुक्ल जी के बारे में कुछ कहने की, और अक्सर बहुत से मेरे मित्र कहा करते थे तुम शुक्ल जी पे कोई वीडियो क्यों नहीं बनाते। मेरी एक छोटी सी टीज थी कि जब मैं शुक्ल जी के बारे में बात कहना चाहता था, उस समय पूरी दुनिया अलग अलग जगहों पर व्यस्त थी। आज जब शुक्ल जी नहीं है, या उस समय जब वो बीमार थे, तो पूरी दुनिया उनकी तरफ देख रही थी, कोई सेल्फी खिंचा रहा था। मेरे पास भी एक छोटी सी फोटो है शुक्ल जी के साथ की, उसे मैं अपने दिल के कोने में सजो के रखना चाहूंगा, क्योंकि जिस समय उन्हें वो बड़ा क्रेडिट मिलना चाहिए था, शायद उस समय पूरी दुनिया ही, हर व्यक्ति जो साहित्य को अपना मानता है, वो साइड हो चुका था। खैर, सबसे पहले तो उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। थोड़ा सा हम देखेंगे उनके बारे में, और चूंकि मैं हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं, हिंदी साहित्य का स्टूडेंट रहा हूं, शुक्ल जी का भी हमेशा से बहुत बड़ा स्टूडेंट रहा हूं, हमेशा कोशिश करता हूं कि कितना सीख सकूं शुक्ल जी से। चलिए, शुक्ल जी नहीं रहे, अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे 1937 का वो वर्ष जब उनका जन्म हुआ था, और 2025 का वो वर्ष जब उनको मृत्यु मिली। और मैंने जब पढ़ा इसके बारे में और देख रहा था कि 6 दिसंबर को भी, और उसके बाद भी, और उसके पहले भी बहुत सी रचनाएं वो बैठे बैठे, वो तस्वीर आप उनकी देख सकते हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल होगी, जहां पे वो कविताएं कह रहे थे। तो ऐसे मूर्धन्य कवि सदियों में एक हुआ करते हैं, और कितनी ही बातें ऐसी हैं जो शुक्ल जी के बारे में कह दी जाए वो कम है। तो उनके इतिहास से लेके उनके जो लेखन है, हर विषय पे हम आज बात करेंगे। ठीक है, बात क्या है कि 23 दिसंबर 2025 को, है ना, शाम 4:58 पे रायपुर एम्स में उनकी मृत्यु हुई। वो लंग्स के कुछ समस्याओं से जूझ रहे थे, और बड़ी बात यह कि बहुत से एक साहित्य बिरादरी में एक बात शुरू हुई कि उनको दिल्ली एयरलिफ्ट कर लिया जाए, दिल्ली के एम्स में, पर उनकी स्थिति उतनी अच्छी थी नहीं कि उन्हें दिल्ली एयरलिफ्ट किया जा सकता। खैर, तो जैसे कुछ शब्द जो मैंने लिखे मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि शायद जीते जी उनके लिए कई बार लिखा जो शायद उन तक नहीं पहुंच पाया होगा, लेकिन आज कुछ शब्द उनके लिखे, कविताएं नहीं लिखी बिल्कुल भी, वो उनका जॉनर है। उपन्यास भी उन्होंने बहुत अच्छे लिखे, कुछ शब्द बस लिखे हैं जो शायद अब कहीं से वो शायद इन्हें पढ़ें और उन्हें पता चले कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कभी व्यक्त नहीं कर पाए, लेकिन बहुत माना करते थे उन्हें। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक दृष्टि नहीं, एक संवेदना थे, और सबसे बढ़कर एक मनुष्यता के प्रति जो गहरे विश्वास का प्रतीक थे। उनकी लेखनी में बहुत ज्यादा झलकता है ना? उनकी रचनाओं में जीवन की साधारण और असाधारण बातें दिख जाती थी, और असाधारण से असाधारण चीजों को साधारण तरीके से, और साधारण से साधारण चीजों को और सरल तरीके से प्रस्तुत कर देना कोई उनसे सीख सकता था। ठीक है, और शब्द अपने सबसे शुद्ध रूप में मानवीय अनुभूति के साथ वो व्यक्त करते थे, जिस कारण आज पूरा विश्व उन्हें याद करता है। खैर, मेरा टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, जुड़ जाओ इससे, इसमें आपको PDF शेयर कर दूंगा, बस इसीलिए बता रहा हूँ, बाकी कुछ और नहीं। क्योंकि कल क्रिसमस है, आप, और स्टडी IQ पे क्रिसमस सेल चल रही है, उसकी डायरेक्शन में नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये सिर्फ एक साहित्य जगत की क्षति नहीं है, ये भारत की क्षति है, ये हमारी क्षति है, ये हर उस व्यक्ति की क्षति है जिसने चाहे साहित्य में या सिनेमा में या किसी भी इस प्रकार के क्षेत्र में खुद के सुकून को पाया, वो सबकी क्षति है ये। ठीक है,
जन्म उनका जो हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो राजनांद गांव है वहां पे उनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 को छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़िया थे और वहीं के रायपुर में उनका इलाज चला था, वहीं लंबे समय तक वो रहे भी। और जिसे कहते हैं ना कि जीवन उनका जो असली जीवन था वो पूरा साहित्य में ही बसता था, ठीक है। और हमेशा से उन्होंने जैसे कहते हैं कि इस बात पे कभी फोकस नहीं किया कि हम बहुत असाधारण सा लिख दें और कुछ अद्भुत लेखनी उन शब्दों को लिख दें जहां पे जीभ लटपटाने लगती। नहीं, साधारण से साधारण विषयों पे भी इतनी नई सोच के साथ और असाधारण विषयों को भी उतनी ही सरल सोच के साथ प्रस्तुत करने वाले आज विनोद शुक्ल जी हमारे बीच नहीं है, विनोद कुमार शुक्ल सर। तो मतलब मेरे को बहुत सारे मित्र कई बार कहा करते थे कि तुम कुछ बनाओ। मुझे लगा कि अब उनको थोड़ा सा आराम देने का समय भी एक तरह से आ गया, क्योंकि जिस समय उनके स्ट्रगल चल रहे थे, जिस समय वो बहुत काम कर रहे थे। अभी कुछ दिनों पहले शैलेश भारद्वाजी जी ने ट्वीट किया था, जो हिंद युग के कर्ता धर्ता हैं, कि 85,000 प्रतियां बिकी थी कि दीवार में खिड़की रहती थी की। और उन प्रतियों की बात की जाए तो 30-35 लाख की रॉयल्टी मिली थी, जो शायद पिछले कुछ वर्षों में किसी कवि को मिलने वाली सबसे ज्यादा रॉयल्टी थी। लेकिन वो समय क्या था, वो अंत की ओर बढ़ रहे थे और कई बीमारियों से ऑलरेडी ग्रस्त थे। खैर, तो अब देखिए ना, सृजन का अगर देखा जाए तो उनका कविता संग्रह लगभग जय हिंद अगर आप देखें तो ये उन्होंने 1971 में लिखा था, जो उनकी काव्य यात्रा की 5 दशकों तक चली। सब कुछ होना बचा रहेगा, कभी के बाद अभी जैसी कृतियां शामिल हैं। और मैं अक्सर जब अकेले में रहता हूं तो रिसाइट करता रहता हूं। शायद 2005 वो वर्ष था जब पहली बार उनकी किसी किताब को पढ़ा था, और उसके बाद से मुझे लगता है कि अगले 10 वर्ष में उनके लिखे सारे लेखन, उस समय तक जो लिखा हुआ था, सबको कोशिश की मैंने पढ़ने की। उपन्यास भी है, नौकर की कमीज, इस पे तो खैर मूवी बनी है, ठीक है। दीवार में खिड़की रहती थी, शायद आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, साहित्य को जानने वाले मानने वाले होंगे, जिन्होंने दीवार में खिड़की रहती थी के द्वारा शुक्ल जी को जाना होगा। पर दीवार में और भी खिड़कियां थीं और दीवार में और भी रोशनदान थे, और वो सभी रोशनी शुक्ल जी के द्वारा आती थी। तो अगर आप देखेंगे तो और भी साहित्य आपको उनका मिलता जाएगा। नौकर की कमीज पे, इस पे मूवी भी बनी थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस मूवी को सराहा भी गया था। और मैं किसी व्यक्ति के बारे में दृष्टांत सुनाने नहीं आया, मैं बस एक चीज बताने आया हूं कि बहुत दुखी हूं मैं, और साहित्य का स्टूडेंट होने के नाते एट द सेम टाइम इस प्लेटफॉर्म पे साहित्य पढ़ाने वाले एक अदने से फैकल्टी होने के नाते मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसको समेटूं कैसे। बस शॉर्ट में जिन नजरों से मैंने शुक्ल जी को देखा वो नजर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अगर बात की जाए कविता की आत्मा की, तो कुछ चीजें लिखी हैं, जैसे ये सारे जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं सब मैंने लिखी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उनके बराबर लिखी है, पर बस मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल से जो 2-4 शब्द आ पाए 10-15 मिनट में उन्हें लिखा मैंने, कि शुक्ल जी की कविताएं शोर नहीं करती थी, वे पाठक के भीतर धीरे धीरे उतर जाती हैं। उनकी भाषा में कोई बनावट नहीं है, न प्रभाव छोड़ने की हड़बड़ी है, बस क्या है, सहजता है, और उस सहजता से उत्पन्न होने वाला अद्भुत और बहुत गहरा प्रभाव। अब देख लीजिए कविता को, ये तो आपने बहुत दोनों ही कविताओं को बहुत सुना होगा, मैं एक बार पढ़ देता हूं फिर से। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, मैं व्यक्ति को नहीं जानता था, हताशा को जानता था, इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया। मैंने हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़कर वह खड़ा हुआ, मुझे वो नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन साथ चलने को जानते थे। और एक और जो शुरुआती कुछ पढ़ी बहुत कविताओं में से एक है जो शुक्ल जी की बड़ी मुझे लगती है, कि जो कुछ अपरिचित हैं, अब हम लोग उसको गाया भी करते थे, अब सुर उतने अच्छे नहीं है, वरना गा के बताता आपको कि और गाने का खैर माहौल भी नहीं है, कि जो कुछ अपरिचित हैं वो भी मेरे आत्मीय हैं, मैं उन्हें नहीं जानता जो मेरे आत्मीय हैं। कितने लोगों, पहाड़ों, जंगलों, पेड़ों, वनस्पतियों को, तितलियों को, पक्षियों, जीव जंतु, समुद्र और नक्षत्रों को मैं नहीं जानता, धरती को। मुझे यह भी नहीं मालूम कि मैं कितनों को नहीं जानता, सब आत्मीय है, सब जान लिए जाएंगे मनुष्यों से, मैं मनुष्यों को जानता हूं। अब बड़ी बड़ी चीजों से एक सरल संदेश दे देना शायद शुक्ल जी से बेहतर कोई करता होगा। कुछ चीजों को और मैंने नोट डाउन किया, मैं कोशिश करूंगा बताऊं। अब जैसे कुछ और, जैसे अपने हिस्से में लोग आकाश देखते हैं, इसको आप पढ़िएगा, बहुत अच्छी कविता है। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं, और बहुत सारी, आप हिंदवी में जाके उनकी कविताओं का कलेक्शन पढ़ सकते हैं, बहुत सारी अच्छी कविताएं हैं, आप जाके जरूर पढ़िएगा उनको। आज जब वर्ष 2025 के उत्तरार्ध में हम शुक्ल जी की बात करें तो हम सबको पता होना चाहिए कि उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, और हिंदी के 12वें और छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार थे
जिन्हें ये सर्वोच्च सम्मान मिला। और निश्चित तौर पे ये सम्मान एक व्यक्ति का नहीं है, ये उनकी सादगी का है, उनकी मौलिकता का है। और भारतीय साहित्य को जो उन्होंने गाहे बगाहे चीजें ऐसे ना हल्के से आराम से दे दी, जो शायद हमें तफसील से पछाने में, समझने में दशकों लग जाएंगे, लेकिन दे गए। और इस कारण जो शिखर पुरस्कार है उन्हें प्राप्त हुआ। और भी कई पुरस्कार हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा बता दो, इसके पहले जो तस्वीर थी वो शुक्ल जी की थोड़ी एआई जनरेटेड तस्वीर, आई डोंट नो कहाँ से लग गई। मैंने कोशिश की कि सभी अपनी तस्वीरों को लगाऊं जो मुझे इंटरनेट से मिल सकी थी। ठीक है, खैर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला दीवार में खिड़की रहती थी के लिए। साहित्य अकादमी 72 सदस्य उनको पुरस्कार मिला। पैन नबको पुरस्कार 2023 में मिला। मातृभूमि पुरस्कार मिला। राष्ट्रीय मैत्री शरण गुप्त सम्मान मिला। दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान मिला। और ऐसे बहुत सारे सम्मान मिले। दुख की बात क्या है कि अधिकतर ऐसे सम्मान उत्तरोत्तर समय में मिले, जो शुरुआत में उन्हें मिलने चाहिए थे, शायद वो सम्मान उनको शुरुआत में मिले नहीं। क्योंकि जब मैं शुक्ल जी को जब मैं शुरू पढ़ता था तो शायद दर्शन उतना समझता नहीं था, लेकिन अब जब देखता हूं तो लगता है कि अब जैसे देख लीजिए कि विकास की जो अवधारणा है उसमें मनुष्य की प्रजाति का नष्ट होना अंतिम परिणाम है। एक पत्थर का टुकड़ा भी नष्ट न हो, घास का तिनका भी नष्ट न हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को साहित्य में जोड़ के कोई ऐसा लिख कैसे सकता है यार, कैसे लिख सकता है? ज्ञान सुख की समझ देता था पर सुख नहीं देता था। ये फिलॉसफीज नहीं है, ये फिलॉसफी दर्शन नहीं है। ठीक है, ये दर्शन का आधार है। बड़े बड़े दर्शन ग्रंथ लिखे जा सकते हैं इन एक लाइन पे, इन एक पंक्तियों पे। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि शुक्ल जी का ड्यू बहुत ज्यादा था, जो शायद हिंदी साहित्य उनको कभी नहीं दे पाएगा। कुछ और चीजों पर जो मैंने फोकस किया, जो मैं बताना चाहता हूं कि एकमात्र ऐसे लेखक है जिनके लेखन ने एक नई तरीके की आलोचना का जो द्वार है उसको खोजा, आविष्कृत किया। ठीक है, जैसे भाषिक बनावट की बात कर ली जाए तो सजावट बहुत ज्यादा नहीं है कि जल्दी से दो चार अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, रूपक, प्रतीप डाल दूं, है ना। न प्रभाव छोड़ने की हड़बड़ी की कौन सी शब्द शक्ति छोड़ दूं उसमें। उनका वाक्य विन्यास अद्वितीय है। वो परंपरागत व्याकरण को तोड़ता है पर अर्थ की स्पष्टता कभी नहीं खोता है। परंपरागत व्याकरण से दूर, जो रीतिकाल ने किया तो उससे दूर जाके, लेकिन अर्थ को नहीं खोना है, क्योंकि रीतिकाल में बहुत से कवि अर्थ भी खोते हैं ना। संवेदनात्मक गहराई, मध्यवर्गीय जीवन की बहुविध बारीकियां हैं। याद कीजिए, हम जब साहित्य में हर कवि को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मध्यवर्गीय व्यक्ति का जीवन कितना उसमें शामिल, ये बारीकियों को रखते हैं। वे छोटी छोटी बातों में बड़े सत्य खोज लेते थे। कौन? शुक्ल जी की बात कर रहा हूं। उनके पास उनके जो पात्र हैं वो साधारण हैं, लेकिन जो समस्याओं की बात करते हैं वो क्या है? सार्वभौमिक है। वो समस्याएं जो हम आप भी महसूस करते हैं, सिर्फ उनके पात्र महसूस नहीं करते। ठीक है, एक लोक आख्यान और आधुनिक मनुष्य की अस्तित्व मूलक जटिल आकांक्षाओं को वो एक साथ समाविष्ट कर एक नए कथा ढांचे का आविष्कार किया। दीवार में एक खिड़की रहती है, क्योंकि बात में करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई 7 बार उसको पढ़ा होगा, और सातों मैं काम करता हूं कि जब कोई पुस्तक पढ़ता हूं तो उसके समरी को लिखता हूं। 7 बार मैंने कुछ नई चीज को लिखा। ये शायद उन चुनिंदा किताबों में से एक थी जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं। उसके अलावा अगर बात करूं तो अब जैसे कविता भी कि मुझे बचाना है एक एक कर अपनी प्यारी दुनिया को, बुरे लोगों की नजर इसे खत्म कर देने को। कुछ और चीजों में बात करते हैं कि क्यों आधुनिक युग का महान साहित्यकार इन्हें कहा जा सकता है। देखिए, पहली बात तो क्या है कि जो मौलिकता है हिंदी साहित्य में, अगर हम बात करें तो बहुत अनूठी शैली विकसित करना, जो किसी का नकल नहीं था, कॉपी नहीं था। अब जैसे आप केदारनाथ सिंह की बात करें, केदारनाथ अग्रवाल की बात करें, वासुदेव शरण सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बात करें, नागार्जुन की बात करें, थोड़ा पहले जाए तो मुक्तिबोध की बात करें, अज्ञे की बात करें, बहुत से कवि ऐसे हैं जो इनकी एग्जैक्ट हूबहू छाप दिखते हैं। शुक्ल जी में एक अलग प्रकार का, एक जिसे कह सकते हैं कि विलकपन था, एक आइसोलेशन था उनका, जो खुद उनके तहत थी, महदूद था, उनके आसपास महदूद था। उनकी आवाज विशिष्ट थी, पहचानने योग्य थी। निश्चित तौर पर हिंदी साहित्य के उन दुर्लभ रचनाकारों में शुमार थे जिन्होंने कविता, कहानी और उपन्यास तीनों विधाओं में, मैंने कविता भी पढ़ी, मैंने आपको उपन्यास का जिक्र भी किया, उस पर मूवी भी बनी, तो जाहिर सी बात है बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दोनों जगह पे एक साथ गए हैं। इवन प्रेमचंद जा पाए, एक आध प्रसाद जैसे कुछ लोग थे जो वहां तक पहुंच सके थे। ठीक है, सामाजिक चेतना की बात की जाए तो समाज के हाशिए पे जो लोग खड़े हैं उनकी आवाज थी, उनकी आवाज बहुत कम लोग बन पाए हैं। आप धूमिल से लेकर अभी तक देखें तो कुछ ही लोग बन पाए। सर्वेश्वर बने, उधर मुक्तिबोध कभी बनने की कोशिश किए, तो ठीक है। समय के दस्तावेज की बात क्या है कि रचनाओं में मध्यवर्गीय जीवन का सूक्ष्म अवलोकन मिलता है। वो अपने समय के सच्चे साक्षी थे। अब ऐसा नहीं कि मैं चीजों को पढ़ रहा हूं, क्यों पढ़ रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इस वीडियो को हिंदी साहित्य के भी कुछ स्टूडेंट्स देख रहे होंगे। अगर आपको कुछ बिंदु लिखने हो तो आप इन बिंदु से ले सकते हैं, पर वही बात कि लिखने को बहुत सारी चीजें, कलमें सूख जाएंगी, लेकिन चीजें जो पहचान है, जो विस्तार है, जो वर्णन है, वो कम नहीं होगा। अपनी विशिष्ट भाषिक बनावट, संवेदनात्मक गहराई, उत्कृष्ट सृजनशीलता,
से शुक्ल जी ने भारतीय वैश्विक साहित्य को अद्भुत रूप से क्या बनाया, सामर्थ्य बनाया, और इस कारण हमें याद करते हैं। ठीक है, अंतिम दिनों में भी एक सचेत कलाकार के रूप में लिख रहे तो लिखा उन्होंने कि घर लौटकर अधूरी कविताएं पूरी करूंगा। और एक और कविता थी जो उसने बत्ती बंद की, मैंने बत्ती बंद की, हम दोनों ने, उस प्रकार की एक और पंक्ति मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रही क्योंकि रिसेंट ही मैंने देखा था, बट वो यही बताती है कि अंतिम समय तक जो हुक था, जो साहित्य था, वो उनकी जिह्वा पे, उनकी लेखनी में लगातार दिखता था। और ये जो चीज होती है ना, ये जो भूख एक साहित्यकार की होती है ना, जो हमारे हर धड़कन की आवाज बनना चाहता है, वही उसे बहुत महान बनाती है। वो कहा गया है कि रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा बोल, वो उन्होंने कभी इस बात को नहीं कहा और एक बड़े समय तक लोगों ने उसको समझा भी नहीं। लेकिन वो समय जरूर आएगा जब लोग और विस्तार से और डिटेल्स उनको समझेंगे, और सिलेबस में हम लोग के शुक्ल जी भी होंगे। ठीक है भाई, एक अमर विरासत। शुक्ल जी ने हमें क्या सिखाया कि साहित्य केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि जीवन को समझने का एक तरीका है। उनकी रचनाएं पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी कि सादगी में ही सबसे गहरी सुंदरता और सबसे बड़ा जो सत्य है वो छिपता है। चलो, इसके आगे सेल का वो है, एडवर्टीजमेंट है, जिसको मैं आज नहीं करना चाहता। दिल बहुत दुखी है। आपको मेरे चेहरे पे ये यादृच्छा कहीं स्माइल दिख गई होगी, वो बस इस कारण कि उनके बारे में बात करते करते मैं उन मेमोरीज में, उन यादों में चला गया जो दरअसल उनको पढ़ते समय मेरे मन मस्तिष्क में आया करती थी। तो जहाँ भी रहें शुक्ल जी, आप जहाँ से भी रहेंगे, आप साहित्य को आशीर्वाद देते रहें। हिंदी साहित्य को आप आशीर्वाद देके जा चुके हैं, पुनः आगे भी आप किसी न किसी रूप में आशीर्वाद देते रहें, मार्गदर्शन करते रहें, बस यही चाहता हूँ। बाकी बहुत से बच्चे अगर जो कमेंट करना चाहते हैं क्रिसमस सेल को लेके, प्लीज़ आप हमारी वेबसाइट या ऐप पे विजिट कर लीजिएगा, नीचे लिंक दी होगी, वहाँ से जाके आपको ये सारी डिटेल मिल जाएंगी। इसको मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता, इट्स नॉट अ मैटर टू शेयर सच थिंग। हिंदी साहित्य के बैच वगैरह की जानकारी आपको हमारे ऐप से मिल जाएगी। यहाँ पे मैं उसको PDF को अपलोड कर दूंगा। ये मेरा टेलीग्राम है, ये इंस्टाग्राम है, यहीं पे मिलते हैं, यहीं पे बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। और डेफिनेटली ये बहुत बड़ी क्षति है और मुझे नहीं लगता कि अगले कुछ वर्षों में हम इस क्षति को भूल पाएंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।